हीट ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक ये देखा कि हमारे पास यदि एक सिस्टम होता है या सिस्टम और सराउंडिंग होते हैं और एक सिस्टम है यदि उसके अलग-अलग पार्ट्स हैं और अलग-अलग पार्ट्स जो हैं वो अलग-अलग टेम्परेचर पर हैं। तो हमने ये देखा है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र कैसे करती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर तक ट्रांसफ़र करती है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि वो तब तक ट्रांसफ़र करती है जब तक एक सिस्टम के सारे ही पार्ट्स जो हैं वो सेम टेम्परेचर पर ना हो जाएँ। और हम देखते हैं कि अब अगला सवाल हमारे पास है कि जो एनर्जी ये ट्रांसफ़र होती है, यदि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो उसके ट्रांसफ़र होने के तरीके कितने अलग-अलग हैं? क्या अलग-अलग क्या सभी सब मोड में या वी हैव जस्ट ओनली वन मोड टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट और देयर आर डिफरेंट वेज़ टू ट्रांसफ़र द हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अनदर पार्ट। तो यदि हम इस चर्चा को आगे जारी रखें तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 3 डिस्टिंक्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र के 3 अलग-अलग तरीके हैं। उसमें से पहले का नाम है कंडक्शन प्रोसेस, दूसरा है कन्वेक्शन प्रोसेस एंड थर्ड वन इज़ द रेडिएशन, राइट? So there are the three different ways of transfer of heat. This is conduction, convection and radiation. तो हम शुरू करते हैं कंडक्शन प्रोसेस की चर्चा। कंडक्शन में क्या होता है, हमें डेफिनेशन को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। कंडक्शन एक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। कंडक्शन इज ए मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, एक हीट ट्रांसफर का एक तरीका है। और कब, जब जो बिटवीन द टू एडजेसेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, उन पार्ट्स के बीच में जो एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोस में है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। एक बॉडी है जिसके दो हिस्से हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और जैसे हम ऐसे बना देते हैं ना, ऐसे करके हम ले लेते हैं एक रॉड, राइट? So we have two parts of the body. This is A part and this is B part. Now, these two parts of the body are connected with one another at point C. And now see here, this part A is at temperature T1 and this part B is at temperature T2. So T1 is greater than T2. So what will happen now? The heat will transfer from uh, the part which is at higher temperature to the part which is at lower temperature। तो ऐसे हीट ट्रांसफर होगी और इसको हम कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जो तीनों ही तरीके हैं हीट ट्रांसफर के, वो ये हैं। एक कंडक्शन, फर्स्ट वन, एंड सेकेंड इज द कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज द रेडिएशन, राइट? सो नाउ सी हियर, सपोज करिए, हम इसको अब समझने की कोशिश करते हैं कंडक्शन प्रोसेस को। सपोज करिए कि हमारे पास एक मेटल रॉड है और उसका जो एक हिस्सा, आप डायग्राम नंबर 1.13 पर आप देख सकते हैं, उसको हमने आग के ऊपर रखा हुआ है। इसके बाद होगा क्या कि उसका जो एक एंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल T1 हो गया, और जो इसको अब आप इस एंड को आप नंगे हाथों से नहीं पकड़ सकते, और इस एंड को हमने जो ठंडा है उसका टेम्परेचर मान लो T2 है। अब आप सामने महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, T1 जो है वो T2 से बड़ा हो जाएगा, राइट? सो व्हाट विल हैपन देन, जब ये दोनों ही एंड जो दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, राइट? सो T1 is at higher temperature and T2 is at lower temperature, what will happen due to conduction process, जो हीट है वो ऐसे ट्रांसफर करेगी, ओके? द हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। हीट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड की ओर ट्रांसफर करेगी, राइट? सो दिस इज द कंडक्शन प्रोसेस, ओके? हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, क्योंकि जब तक, और तब तक रहेगा जब तक दोनों एंड का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। अब जहाँ तक बात है कि मैटर की जो तीन स्टेट्स होती है, एक सॉलिड, ये हमने पढ़ चुके हैं अभी, लिक्विड एंड गैस स्टेट। जो थर्ड स्टेट है वो गैस स्टेट है, राइट? सो इसमें जो गैस स्टेट है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसमें जो हीट ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, और जो लिक्विड की जो कंडक्टिविटी होती है, इसकी कंडक्टिविटी सॉलिड और गैस के बीच में पाई जाती है। गैसेस आर पुअर थर्मल कंडक्टर्स। गैसेस में से हीट बहुत स्लोली ट्रांसफर करती है, एंड बाय द लिक्विड हैव द कंडक्टिविटीज इंटरमीडिएट बिटवीन द सॉलिड एंड गैसेस, ओके? So heat conduction जो है, may be described quantitatively as the time rate of flow in the material for a given temperature difference. For example, तो हम
हीट कंडक्शन की यदि हम बात करें तो हीट कंडक्शन के प्रोसेस को यदि हमने पढ़ना हो तो उसमें हमने ये देखना है कि इसको आप सिंपली समझिए कि आपके पास एक सिस्टम है, जैसे ऊपर हमने ये रॉड बनाई थी, तो इसके दोनों जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर हैं। तो जो हीट कंडक्शन क्या बताएगा कि कितनी तेजी से हीट जो है वो T1 से लेके T2 की ओर जाएगी, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक्टिविटी करते हैं आपके साथ कि कंसिडर करिए कि आपके पास मेटल बार है, राइट। मेटल कंडक्टर्स होती है और उसकी लेंथ L है। आप डायग्राम नंबर 11.14 में देख सकते हैं। दिस इज ए मेटल बार ऑफ लेंथ L, राइट। और उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जो है, यूनिफॉर्म एक जैसा क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया को आपने समझना है ध्यान से। क्रॉस सेक्शन इज द सेक्शन ऑफ द एरिया फ्रॉम वेयर समथिंग कैन क्रॉस। नाम से आपने समझना है, क्रॉस सेक्शन का मतलब सिर्फ उसमें यही पार्ट आएगा, पाइप की तरह है ना ये। क्रॉस सेक्शन का मतलब द पार्ट ऑफ द एरिया या सेक्शन ऑफ द एरिया फ्रॉम वेयर समथिंग कैन क्रॉस, सो दैट इज क्रॉस सेक्शन। और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो देखिए हर जगह जो है वो एक जैसा है, ये यूनिफॉर्म है, इसकी एक जैसी फॉर्म है एट एवरी पॉइंट, राइट। विद इट्स टू एंड्स मेंटेन्ड एट द डिफरेंट टेम्परेचर। अब आपको पता है कि हीट ट्रांसफर होगी तब जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो एंड के ऊपर, तो इसलिए टेम्परेचर एट सी and temperature at D is maintained at a different level. So इसको हम करेंगे कैसे? This can be done for example by putting the two ends in thermal contact with the large reservoirs. तो आप इस जो बार को आप एक कुछ पार्ट, इसका एक पार्ट जो है वो TC में डाल दीजिए और दूसरा TD में डाल दीजिए और इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो अपने आप डिफरेंट हो जाएगा। ओके, सो हम एज्यूम करते हैं कि आइडियल कंडीशंस की यदि हम बात करते हैं कि वैसे ऐसा होता तो नहीं है पर फिर भी हम कंसिडर करते हैं कि जो हीट जब ट्रांसफर होगी, बिकॉज एट दिस एंड temperature is Tc, at this end temperature is Td, so we can consider that the temperature at C is greater than temperature at D. So what will happen कि जो heat flow होगी from end A to end B and कब तक, till the both ends will be at the सेम टेम्परेचर, जब तक दोनों एंड जो है वो सेम टेम्परेचर पर नहीं हो जाते। ओके, सो ऐसा है कि जो रिजर्वायर सी है ये हीट को सप्लाई करेगा एक कांस्टेंट रेट के ऊपर। जो रिजर्वायर सी है बिकॉज ये हाई टेम्परेचर पर है तो ये हीट लूज करेगा, अभी हमने अभी अभी पढ़ा है। और जो पार्ट जो है वो लोअर टेम्परेचर पे है वो हीट को रिसीव करेगा और जिस रेट से जो एंड ए हीट को देगा उसी रेट से जो एंड बी जो है वो हीट को रिसीव करेगा, राइट। in the steady state what will happen, the rate of flow of heat, जो heat flow करती है, I mean I can say dq upon dt हम उसको कह सकते हैं, a rate of flow of heat that is also called heat current h. So heat current h is proportional to the temperature difference Tc minus Td। अब हमने दो एंड देखे हैं और जो हीट फ्लो होगा उसको हम ऐसे ले सकते हैं कि जो हीट फ्लो, इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट is directly proportional to the temperature difference, that is Tc minus Td, number one इसके directly proportional होगा। and heat flow is directly proportional to the area of cross section and heat flow is inversely proportional to the length of this rod, right. This is the second part and this is the third part, okay. सो यदि मैं इन तीनों को कंबाइन करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि हीट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड एंड Tc minus Td divided by L, right. So if I will remove this sign of proportionality, then rate of flow of heat is equal to some constant K A and then it is Tc minus Td divided by L, right. So where this constant is called the coefficient of thermal conductivity and A is the area of cross section। आपने इसको ऐसे देखना है, ये वाला पार्ट है ये, जस्ट A is the area of cross section, this part I'm talking about, and L is the length of the rod and Tc, this is the temperature difference between the two end, Tc में और Td के बीच में, राइट। सो यदि हम यूनिट्स की बात करें तो जो इस पार्ट के जो यूनिट होंगे वो आ जाएंगे जूल सेकंड माइनस वन। यहाँ देखिए जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के यूनिट क्या होंगे,
इसके आ जाएंगे जूल सेकंड माइनस 1। आप लेंथ को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास मीटर माइनस 1। ओके, और जब ये टेम्परेचर डिफरेंस दूसरी ओर जाएगा, नो यहाँ से आएगा आपके पास मीटर, मीटर माइनस 1, एंड दिस इज केल्विन माइनस 1। सो you can, okay, these are the units of the coefficient of thermal conductivity: joule second minus 1, meter minus 1 and kelvin minus 1, right? तो इसमें से जो एरिया में से एक ही मीटर आपके पास रह जाएगा, इसलिए वो मीटर माइनस 1 हो जाएगा। सो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अलग अलग सब्सटेंसेस की हमारे पास दी हुई है टेबल नंबर 11.6 में। यदि हम देखें तो हम इसमें से गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर को अपने आप बड़े आराम से देख सकते हैं। दीज आर द वैल्यूज़ जो टेम्परेचर के साथ बदल सकती हैं, पर हमने ये जो टेबल बनाया हुआ है यहाँ, ये नॉर्मल टेम्परेचर रेंज का है, इसलिए आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर रेंज की ही वैल्यूज़ मान के चलें, पर यदि टेम्परेचर में वेरिएशन होती है तो इसमें बदलाव आ सकता है। आगे यदि हम बात करें तो कंपेयर करें हम रिलेटिव लार्ज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गुड थर्मल कंडक्टर्स, तो आप देख लीजिए सिल्वर जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। So this is the best conductor of heat. So thermal conductivity of the silver is so much high, right? And metals with relatively small thermal conductivities of good thermal insulators. जो हमारे पास कुछ गुड थर्मल इंसुलेटर्स भी हैं, जैसे वुड और ग्लास है। अब वुड की आप थर्मल कंडक्टिविटी देखिए, आप यहाँ देखिए वुड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, दिस इज़ वेरी लो इन कंपैरिजन टू सिल्वर, 0.12 जाउल पर सेकेंड पर मीटर एंड पर केल्विन, राइट? सो अब हमने यहाँ यहाँ आप नोटिस करें, यू मे हैव नोटिस है सम कुकिंग पॉट्स, जो खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं, दे हैव द कॉपर कोटिंग एट द बॉटम, उनके बॉटम के ऊपर जो ना कॉपर की कोटिंग की होती है। अभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो ये देखिए कॉपर की कोटिंग इसलिए की होती है क्योंकि ये हीट को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेगा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट? तो इसमें से हीट फ्लो बड़े आराम से करेगा। तो कॉपर प्रमोट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द बॉटम ऑफ द पॉट ऑफ फॉर यूनिफॉर्म कुकिंग। तो यदि आप कॉपर को जो खाना बनाने वाला बर्तन है उसके बेस पर लगा देंगे तो इससे क्या होगा, वो हीट को बड़े आराम से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा सारे पॉट में, राइट? तो जो जैसे प्लास्टिक फॉर्म्स की हम बात करते हैं, जो प्लास्टिक फॉर्म्स दूसरे एंड पर हम यदि देखें तो वो गुड इंसुलेटर्स होते हैं। तो गुड इंसुलेटर्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो एयर की पॉकेट्स बनी होती हैं छोटी छोटी, और आप यहाँ देख लीजिए कि एयर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। यहाँ देखिए आप साफ, this is very very small. So as the thermal conductivity of the air is very very small, so it acts as a good insulator as well. So now it's a recall that the gases are the poor conductors, and note that the low thermal conductivity of air in the table में हमने देखा 11.6 में, so heat retention and the transfer are the important in many other applications. So ये heat को retain करके रखेगा। अब हाउसेस मेड अप ऑफ कंक्रीट रूफ के जो हाउस बने होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखिए दे आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दिन में वो एकदम से गर्म हो जाते हैं, राइट? बिकॉज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंक्रीट इज बिट लार्जर देन दैट ऑफ मड। मड से जो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो एकदम से गर्म हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी। जो है वो कंक्रीट की ज़्यादा होती है, तो लोग क्या करते हैं, ये प्रेफर करते हैं कि लेयर ऑफ अर्थ जो है या फोम की इंसुलेशन जो सीलिंग के साथ की जाए, ताकि हीट ट्रांसफ़र को रोका जा सके और रूम को ठंडा रखा जा सके। पर कई बार ऐसा होता है कि जो हीट का ट्रांसफ़र होना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इसका एग्जांपल है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यदि हम देखें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हीट ट्रांसफ़र सिस्टम को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो पैदा होती है ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। और इससे क्या होगा कि यदि हमारा जो हीट का जो सिस्टम है, ट्रांजिट जो है वो फास्ट नहीं होगा, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर का अंदर का जो कोर है वो ओवर हीटिंग की वजह से गर्म हो जाएगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट को, ये हीट ट्रांसफ़र के जो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ एग्जांपल नंबर 11.6 डिज़ाइन बाय एनसीईआरटी। सो सवाल ये है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन। आपको डायग्राम फिगर नंबर 11.5 में एक जंक्शन दिया हुआ है, इसमें स्टील और कॉपर की जो रॉड्स हैं उनको जोड़ा हुआ है एक पॉइंट के ऊपर, और जिसमें जो स्टील की रॉड की जो लेंथ है
वो 15.0 सेंटीमीटर है, राइट। सो हम यहाँ लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ द स्टील रॉड जो है, लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज़ 15.0 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से जो लेंथ ऑफ कॉपर रॉड है वो है 10.0 सेंटीमीटर, राइट। एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्यूरॉन्स, इसको हम T2 कह लेते हैं, और T2 इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। एंड टेम्परेचर ऑफ द अदर एंड, टेम्परेचर ऑफ द कोल्डर पार्ट, हम ये कह सकते हैं कि दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। और जो इक्विलिब्रियम का जो टेम्परेचर है वो T हो जाएगा। अब स्टील रॉड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना, के एस ऑफ द स्टील रॉड इज, यस इट्स फर्स्ट इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ लिखना हमें area of cross section of the steel rod is equal to twice the area of the copper rod, okay. And the thermal conductivity of the steel rod is ये आपके पास है 50.2, इसके यूनिट होंगे जाउल सेकेंड -1, मीटर -1 एंड केल्विन -1। और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 385 joule second -1 and meter -1 and Kelvin -1. All right. So these are the known parameter for us, and we have to solve this problem now. ओके सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, जो की आइडिया हम इस्तेमाल करेंगे कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा, कि जो हीट एलिमेंट में जाएगी आएगी वो उतने सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है उससे फ्लो आउट कर जाएगी। दिस इज़ वेरी एसेंशियल। सो दैट इज द रीजन व्हाई द टेम्परेचर विल इंक्रीज। ओके सो हम यहाँ देखें कि ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाते हैं, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ जो स्टील है, ये देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, आप देखें जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील और एरिया ऑफ द स्टील इज, यहाँ लिखें एरिया ऑफ द स्टील, और टेम्परेचर इज दिस इज 300 minus T, right, divided by length of the steel rod is equal to thermal conductivity of the copper and area of the copper, and this is this final temperature is T minus initial temperature is 0 divided by this is the length of the copper. So now we have to substitute all the values. Thermal conductivity of the steel is 50.2, okay, cross it is 2 time area of the copper rod, this is 300 minus T, and divided by this is length of this steel rod is 15, and this part is 50.2, no sorry 385, and area of the copper is just ऐसे लिख देते हैं हम, and this is T only, divided by length of the copper rod is length of the copper rod is 10, right. So इसके साथ area of this is cancelled out, and we will have now, इसको यदि हम सॉल्व करें तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 ले लेते हैं, I mean this is 100, for fast calculation I'll consider it as nearly 100, and divided by 15 into 300 minus T, and this is equal to 385 into T divided by 10. सो ये हमारे पास हो जाएगा 5 3 15 और 5 दूनी 10, इसको नियरली आप 33 कह सकते हैं, 33 99 हो जाएगा, और आप हमारे पास बचेगा अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 66 इंटू 300 माइनस टी, इट इज इक्वल टू 385 इंटू टी,
right? So if we will multiply this, so we will have this is 19800 minus 6060, it is equal to 385 into t, right? So if you add it up, आप इसको परे ले जाइए, आपके पास आ जाएगा 19800, it is equal to 451 into t, right? So from here on you can find the temperature. This is in the steady state में 19800 divided by 451. So this is approximately equal to 44 degrees Celsius. So this is the application part of the concept of the heat transfer. Thank you.